हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनोमैनिया स्टडी पे। मैं मनमोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा वैदिक सभ्यता का सीरीज चल रहा है, तो वैदिक सभ्यता में अभी तक हमने उसके राज व्यवस्था को पिछले वीडियो में देखा था और उसके जो अंतर थे, डिफरेंस को समझते हुए पढ़ा था राज व्यवस्था में कि किस प्रकार के राजा थे, किसके लिए युद्ध होता था, उनमें संस्थाएं किस प्रकार की थी, संवैधानिक ढांचा कौन सा था, सबसे निचली इकाई कौन सा था और सबसे ऊपरी इकाई कौन सा था, और वहाँ पर उनके जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहते थे। बहुत सारे जो डिफरेंस थे उनको देखा। तो आज जो हम वैदिक कालीन समाज है, ऋग्वैदिक कालीन समाज और कुछ उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे। तो किसी भी सभ्यता या किसी भी क्षेत्र का अगर समाज को देखा जाए तो मूल रूप से समाज में हमको पढ़ना क्या होता है। तो बेसिकली समाज में देखेंगे तो परिवार, उसके अलावा वहाँ का वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस प्रकार का है, उस परिवार उस समाज का वहाँ मनोरंजन के साधन क्या है, उस समाज में स्त्रियों की दशाएं क्या हैं, समाज में रहन सहन कैसा है, वहाँ के मनोरंजन के साधन क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से हमारा सामाजिक वाला जो समाज का टॉपिक है, ये वाला खंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए ऋग्वैदिक कालीन समाज से शुरू करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो कैसा था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज की अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि संयुक्त परिवार की परिभाषा जो है यहीं से हमको मिलती है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम देखते थे कि वहाँ पर बड़े पैमाने में जो था वो संयुक्त परिवार था, और सेम यहाँ भी देखने को मिलता है वैदिक कालीन समाज में। तो जो यहाँ पर समाज है वो संयुक्त परिवार है, और यहाँ पर खासियत ये है कि ये संयुक्त परिवार में चार चार पीढ़ियों के जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं। उसके अलावा जो मातृपक्ष अर्थात लड़की के पिता, लड़की के साइड वाले और लड़के के साइड वाले, वो दोनों परिवार एक ही साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार, और मातृपक्ष पितृपक्ष एक साथ ही रहता था और चार चार पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता का वर्चस्व था ज्यादा देखने को मिलता था वैदिक कालीन समाज में, ऋग्वैदिक कालीन समाज में। यहाँ पर पितृसत्तात्मक में देखें तो ये किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक था। तो एक अर्जिगत नाम का एक जो ऋषि मुनि था, उसका एक लड़का था सुना शेख। इसके देखिए यहाँ पर जो इनके लड़के हैं, जो पुत्र हैं, वो पूरी तरह से उन पर असाधित या अबाधित शक्ति के रूप में उनके पिता उन पर कंट्रोल रख सकते हैं, अर्थात वो जो कहेंगे उनको मानना अनिवार्य है। तो जो अर्जिगत थे, इनके पुत्र थे सुमशेप, और उन्होंने 100 गायों के बदले में अपने पुत्र को बेच दिया था। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो गाय है, गायों के लिए युद्ध हो रहा है। इसमें देखेंगे कि समाज में लोग गायों जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो उसमें पुत्र प्राप्ति के लिए साथ साथ गायों की प्राप्ति के लिए भी उनका वरदान मांग रहे हैं। अगर पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसको एक वरदान माना जा रहा है। 10-10 पुत्रों की प्राप्ति के लिए पूजा और यवन हवन करवाया जा रहा है। इसके अलावा गाय की भी प्राप्ति के लिए पूजाएं हो रही है। तो गाय और पुत्र इसमें देखेंगे वैदिक सभ्यता में, और उसमें भी ऋग वैदिक काल में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह पितृसत्तात्मक होने का बोध हमको यहीं से मिलता है कि जो अर्जिगत थे, उनके पुत्र थे सुनासेप, और उन्होंने 100 गांवों के लिए, गाय के लिए अपने पुत्र को बेच दिया था। इसके अलावा देखेंगे रिजासु नाम का एक जुआरी था, और इसने अपने जुआ में पैसों के बदले बेटे को हार गया, जुआ में वे पुत्र को हार चुका था। इसके अलावा ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने अपने 50 पुत्रों को घर छोड़कर बाहर जाने को कहा, और पुत्र उस पर कुछ ये नहीं कर सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा, अर्थात उनका एक ऑर्डर चलता था। एक प्रकार से देखें तो पूरा जो शक्ति था पिता का होने का, वो ऋग्वैदिक काल में दिखता है। और इस प्रकार से देखेंगे तो यह पितृसत्तात्मकता इसमें झलकती है। तो समाज में देखेंगे तो संयुक्त परिवार था और पितृसत्तात्मक था। किस किस लोगों ने यहाँ से पितृसत्तात्मक होने का प्रमाण मिलता है, किन लोगों से, तो अर्जिगत है, रिजावस है और ऋषि विश्वामित्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मातृपक्ष और पितृपक्ष साथ में रह रहे हैं, उनमें ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा सारे भाई एक साथ हैं, और सबके लिए एक शब्द है नृपति। तो नृपति क्या था, तो मौसेरा या ममेरा या चचेरा, ये भाई या बहन को नृपति बोलते थे। इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन समाज की वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जैसा कि हमने ये जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें हमने 10वां मंडल, उसमें हमने पढ़ा था 10वां मंडल में एक पुरुष सूक्त था, और उसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म पर आधारित थी उसके बारे में हमने बात जाना था, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन 4 वर्ण व्यवस्थाओं का पूरी तरह से वो प्रयोग में नहीं है, वो पूरी तरह से यहाँ पर है नहीं, बस उनकी झलक दिखाई पड़ती है। ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के देखेंगे तो ये वर्ण व्यवस्था का
शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पर उनकी थोड़ी सी झलक मिलती है, अर्थात जो हम पढ़े थे कि मुख से ब्राह्मण, एक विराट पुरुष था, उसके मुख से, उसके सर से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, उसके छाती से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, पेट से वैश्य की, और जंघा या पैर से देखेंगे तो शूद्र की। तो यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है, तो 4 वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो 3 प्रकार से वर्ण व्यवस्था अलग अलग आधारित था। तो सबसे पहले पुरोहित थे जो पूजा और यज्ञ का काम करते थे, दूसरे नंबर पर सेनानी आते थे, और तीसरे नंबर पर आम जनसभा रहती थी, आम जनता रहते थे। तो वर्ण व्यवस्था में देखेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, तो 3 प्रकार के मिलते हैं, पुरोहित, सेनानी और आम जनता। तो इसमें इसका जो वर्ण व्यवस्था है, तो यहाँ पर अगर वर्ण का अर्थ देखें तो यहाँ पर वर्ण का अर्थ रंग के रूप में है, अर्थात गौर वर्ण और श्याम वर्ण, आर्य और अनार्य को जो हमने पढ़ा था कि अर्थात जो रंग से गोरे हैं वो आर्य हैं, जो काले हैं उनको अनार्य कहा जा रहा है, और उनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं और गाय के लिए हो रही है, संघर्ष चलता रह रहा है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है यह रंग आधारित है अभी तक, और इसमें 4 वर्ण की झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन यह लागू कहाँ होगा, उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर 3 वर्ण व्यवस्था थी, कौन कौन सी, तो हमारा पुरोहित, सेनानी और आम जनता। इसके अलावा अगर समाज में स्त्रियों की स्थिति देखें, जो ऋग वैदिक कालीन समाज था, तो इसमें देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति जो है काफी बेहतर और अच्छी प्रतीत होती है, क्योंकि जो स्त्रियों को है उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के अंतर्गत स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया गया है, और उनके लिए एक वर्ड उसमें दिया गया है, जाय देशतम, अर्थात पत्नी या स्त्री ही गृह है या घर है। तो इससे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों की स्थिति उस समाज में बेहतर थी। इसके अलावा यदि देखें, इसके अलावा अगर देखें तो जो सभा थी, हमने जो संस्थाएं के बारे में पढ़ा था कि 5 प्रकार की संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। तो जो स्त्रियां थी वो सभा में, समिति में, इसके अलावा युद्ध और अग्नि, ये हमारा यज्ञ काम में, युद्ध में, अग्निकुंड में, इन सब में भाग ले सकती थी, और इनके बिना अगर यज्ञ कार्य किया जा रहा है तो उसको अधूरा माना जाता था। तो यहाँ पर स्त्रियों की महत्वपूर्णता झलकती है। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि बाल विवाह को नहीं देखने को मिलता है। जो भी शादियाँ हैं वो 18 से 20 वर्ष में होती है, और इसके अलावा देखें तो शादियाँ जो है स्वेच्छा से भी हो सकती है, स्वयंवर से भी हो सकती हैं, पिता की इच्छा से भी हो सकती है। तो शादियों के मामले में कोई इसमें रुकावट नहीं था। इसके अलावा यदि विधवा विवाह को देखिए तो विधवा विवाह भी यहाँ प्रचलन में था, अर्थात कोई निसंतान स्त्री विधवा हो जाती है तो वो पुनः शादी कर सकती है, और उस विधवा स्त्री से शादी करने के बाद यदि पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका जो नाम पड़ेगा वो रहेगा दधि सभ्य। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में दधि सभ्य क्या थे, तो विधवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र का नाम दधि सभ्य बोला जाता था। इसके अलावा यहाँ पर सती प्रथा जैसा कुप्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक और बहुपत्नीवाद नहीं थे। तो पूछेगा ऋग्वैदिक कालीन में समाज में सती प्रथा, बहुपत्नीवाद या हमारा तलाक या पर्दा प्रथा था या नहीं, तो नहीं था। इसके अलावा आगे देखें तो इसमें नियोग प्रथा का एक चर्चा मिलता है ऋग्वैदिक कालीन समाज में। तो नियोग प्रथा क्या था कि कोई ऐसी स्त्री जो विधवा हो गई है, अर्थात कहने का मतलब यही, जो विधवा स्त्री का पुत्र है तो दधि सभ्य। और ये जो नियोग प्रथा है इसमें देखेंगे तो जिस स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है या पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह पुत्र प्राप्ति तक अपने देवर के साथ रह सकती है, और उसके बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा तो उसको क्षेत्रज बोलते हैं। तो ये 2 शब्द याद रखिएगा, एक क्षेत्रज और एक दधि सभ्य। तो दधि सभ्य जो विधवा विवाह के बाद पैदा हो दधि सभ्य पुत्र, और जो नियोग प्रथा से उत्पन्न हो तो वो क्षेत्रज। इसके अलावा यहाँ पर एक अमाजु नाम का विवरण मिलता है। अमाजु क्या है, तो अमाजु ऋग्वैदिक काल में ऐसी स्त्रियां थी जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता है। और अपाला नाम की एक विदुषी थी जो बहुत बड़ी विदुषी थी जिसका नाम अपाला था। और यहाँ पर देखिए जो अमाजु है, अर्थात इनका संपत्ति में भी अधिकार रहता है। ऐसा नहीं है कि ये अविवाहित है तो इनका अधिकार संपत्ति में नहीं है, पिता के संपत्ति में इनका उतना ही हक है जितना कि पुत्र का। तो यहाँ से अमाजु। इसके बाद यदि देखिए कि जो विदुषी महिलाएं देखने को मिलती हैं, तो कुछ विदुषी महिलाओं की भी चर्चा है जिसको ब्रह्मवादिनी या ऋषिका बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी थी, सिक्ता, धोसा, निवावरी। इसके अलावा जो अपाला देखिएगा एक अमाजु थी, अविवाहित थी, उसको भी विदुषी के रूप में देख सकते हैं, बहुत बड़ी विदुषी थी वो। तो
ये हम स्त्रियों की स्थिति देखें तो सर्वश्रेष्ठ था, जायदेस्तम बोला गया है, बाल विवाह नहीं था। इसके बाद विधवा विवाह था, उससे पुत्र जो उत्पन्न होगा दधि शब्द बोलेंगे। नियोग प्रथा से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको क्षेत्रज बोलेंगे। इसके अलावा सती प्रथा को पर्दा प्रथा जैसे कुप्रथाएं प्रचलन में नहीं थी। इसके बाद यदि रहन सहन की बात करें कि समाज के लोग ऋग्वैदिक कालीन जो समाज के लोग थे वो रहते कैसे थे, तो उनका आभूषण और पहनावा के बारे में बात करेंगे। तो आभूषण में देखें तो रूप में वो जो गले में हार पहनते थे, अब ऋग्वैदिक कालीन समाज के जो स्त्रियां थी या जो लोग थे तो उनको क्या बोलते थे हम, गले के हार को रुक में। जो निष्क था वो स्वर्ण आभूषण, सोने से बने हुए आभूषण को बोलते थे निष्क। इसके अलावा कान के आभूषण को कर्ण शोभन। इसके अलावा देखिएगा कि जो हाथ में उंगली पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उसको खादी बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से इनके आभूषण के नाम है। ये सेम लय रहेंगे लगभग उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में। तो रहन सहन में आभूषण कौन कौन से हैं भाई, तो 3 नाम याद रखिएगा, रूप, निष्क और कर्ण शोभन। इसके अलावा खादी। इसके अलावा यदि पहनावा को देख लीजिए तो देख लीजिएगा पहनावा उनके कौन कौन से थे। तो पहला तो अधिवास था, दूसरा में वासस, तीसरा अधोवास, उष्णीय, नीवी, तर्प, वधुए, ये 4-5 प्रकार के पहनावा थे। तो अधिवास क्या था, जो कमर के नीचे के जो वस्त्र पहनते थे तो उसको हम अधिवास बोलते हैं, अर्थात कमर के नीचे जो वस्त्र पहन रहे हैं उसको अधिवास। वासस जो है वो कमर से ऊपर के वस्त्र को वासस कहते हैं। जो हमारा अधोवास है तो कपड़े के ऊपर कपड़ा, जैसे ऊपर और नीचे पहन के चादर से ढक लिए, अंगोछा ले लिए, गमछा ले लिए, तो वो हमारा अधोवास के रूप में है, जिसको हम आज गमछा टावल बोलते हैं। उष्णीय क्या था, तो उष्णीय जो था इनका पगड़ी था, जो सर पे पगड़ी पहनते थे वो उष्णीय था। नीवी क्या था भाई, तो नीवी जो है आज का जो हमारा बनियान है उसको नीवी कहते थे, अंदर पहनने वाले को। तर्प जो था, तो तर्प एक ऐसा वस्त्र था जो याज्ञिक कर्म कांड के लिए पहनते थे। तो याज्ञिक कर्म कांड के लिए ऋग वैदिक काल में कौन सा वस्त्र था भाई, तो वो था तर्प। इसके अलावा यदि देखें तो वधुए जो था, तो वो विवाह करना है, यदि विवाह करना है तो वो वधुए वस्त्र पहन करके विवाह होगा। इसके बाद यदि खान पान का बात करें ऋग वैदिक काल में, तो खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन देखने को मिलते हैं। शाकाहारी में देखिएगा तो क्षीर पकोदे के इनका मुख्य रूप से भोजन है। क्षीर पकोदे में देखेंगे तो दूध और जौ से बना हुआ जो पकवान था उसको ये क्षीर पकोदे बोलते थे, और ये विशेष रूप से पर्व और त्योहार में देखेंगे तो इसको खाया जाता था। इसके अलावा जो सोम रस हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये विशेष पेय पदार्थ था। इसके अलावा कड़भ था। कड़भ क्या था, तो दही और जौ से बना हुआ जो स्पेशल पकवान था उसको कड़भ बोलते थे। तो शाकाहारी भोजन में क्या था, क्षीर पकोदे, सोम रस और कड़भ। मांसाहारी में देखिए तो ये बैल, बकरी, इसके अलावा भेड़, ये सब के मांस खाते थे। और सूरा जो था यह मादक पेय पदार्थ आधुनिक शराब की तरह था। यहाँ पर देखिए खान पान में इनको नमक, चावल, रोटी और मछली की जानकारी नहीं थी। यहाँ पर ये गाय का मांस नहीं खाते हैं, गाय को तो ये पूजते हैं, गाय ही इनका पशुधन के रूप में है। और गाय को इन्होंने जघन्या बताया है, अर्थात जिसको मारा ना जा सके, जो मारने के योग्य ना हो। तो जघन्या किसको बोलते हैं, तो गाय को, जिसको मारे ना। इसके अलावा एक गवेष्टि है। तो गाय से जुड़े हुए बहुत सारे नाम हमको आगे भी मिलेंगे। तो यहाँ रहन सहन में आभूषण पहनावा देख लिया, खान पान में शाकाहारी मांसाहारी, कौन कौन सा क्षीर पकोदे, सोमरस, कड़भ। अब इसके बाद देखते हैं कि ऋग वैदिक कालीन समाज में परिवार, वर्ण व्यवस्था, स्त्री की स्थिति, रहन सहन, खान पान, आभूषण सब देखें। यहाँ पर देखिए अब उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखें तो यहाँ से परिवार के ढांचा में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार यहाँ भी है उत्तर वैदिक काल में भी, लेकिन यहाँ पर देखिए मातृपक्ष और पितृपक्ष के लोग एक साथ रह रहे हैं। यहीं पर देखिए तो मातृपक्ष अलग और पितृपक्ष ये दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखे थे कि 4-4 पीढ़ियों के लोग हैं, यहाँ पर मुश्किल से 1 या 2 पीढ़ी के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो ये जो है हमारा समाज जो है वो संयुक्त परिवार तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखें तो पितृसत्तात्मकता यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखें तो जो पुत्र की वैल्यू थी उसमें यहाँ पर सब पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ज्येष्ठ पुत्र का जो महत्व है उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि पुरोहित, सेनानी और अन्य सब अन्य जनता जो थे वो हमारे वर्ण व्यवस्था के रूप में देखते थे। जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो पुरुष सूक्त है 10वां मंडल का ऋग्वेद में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वहां पर उनका बारे में बताया गया है। ये चीज हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगी।
और यहाँ से देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्ण पर आधारित हो जाएगी। इसके अंतर्गत एक अंगिरस ऋषि ने बताया भी, अंगिरस ऋषि ने बोला है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता बढ़ई हैं, मेरी माता माली का काम करती है। तो इससे झलक रहा है कि एक ही वंश के लोग अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म रूप पर आधार, जो हमारा वर्ण व्यवस्था था वह जाति पर देखें तो ना होकर के कर्म पर आधारित थी, अर्थात एक ही परिवार के लोग अलग अलग काम कर सकते थे। इसके अलावा 4 वर्ण व्यवस्था में देखें तो उसमें जो बदलाव आया था तो सामाजिक और धार्मिक विभेद देखने को मिला। किसमें? वर्ण व्यवस्था में सामाजिक धार्मिक के साथ साथ आर्थिक विभेद भी किया जाने लगा। अर्थात यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र पुरुष सब साथ मिलकर रहते हैं, वहां पर देखें तो उनमें आर्थिक विभेद होने लगे। जैसे अंत्येष्टि के स्थान में परिवर्तन हो गया, अर्थात जहाँ पर यदि ब्राह्मण का अंत्येष्टि हो रहा है तो वहां पर हम देखेंगे तो क्षत्रिय का नहीं होगा, जहाँ पे क्षत्रिय का अंत्येष्टि कार्य हो रहा है वहां पर शूद्र का नहीं होगा, और जहाँ पर शूद्र का हो रहा है तो वैश्य का नहीं होगा। तो इस प्रकार से अंत्येष्टि के स्थान पर परिवर्तन आ जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो शब्दों में अंतर दिखाई देगा। जैसे ब्राह्मण के लिए शब्द है आइए, अगर बुलाना है तो आइए, खिलाना है तो खाइए। अगर वही हमारा जो क्षत्रिय आ जाएगा तो क्षत्रिय को बुलाएंगे कि आओ। यदि वही हमारा जो आ जाएगा ये वैश्य आ जाएगा तो उसको बोलेंगे जल्दी आओ। शूद्र आ गया तो उसको बोलेंगे दौड़ करके आओ। तो यहाँ पर भाषाओं में भी अंतर, शब्दों में भी अंतर है। अलग अलग उनके लिए शब्द के प्रयोग होते हैं। नीचा दिखाया जाता है, ब्राह्मण को ऊपर बताया जाता है। तो ये अपने अलग अलग उनके वर्ण व्यवस्थाओं में अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्थिक विभेद में देखें तो उपनयन संस्कार देखेंगे हम कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जब कल्चर का पार्ट पढ़ेंगे, इसकी धार्मिक और जो हमारा कल्चर वाला पार्ट है, तो उसमें देखेंगे कि 16 प्रकार के उपनयन संस्कार बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह देखेंगे, जातिगत विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब विवाह 8 प्रकार के। 2 अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। किससे उत्पन्न होगा? चंडाल किससे पुत्र उत्पन्न होगा? निषेध किससे? तो ये सब कल्चर वाला पार्ट में देखेंगे। अभी आप उपनयन संस्कार से जो देखेंगे तो शूद्र को बाहर कर दिया गया, अर्थात उपनयन संस्कार में कौन रह गए? तो ब्राह्मण रह गए, क्षत्रिय रह गए और वैश्य रह गए। तो यहाँ पर हमको वर्ण में देखेंगे तो आर्थिक रूप से विभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण को देखिए और क्षत्रिय और वैश्य, इनमें भी देखें तो अंतर दिखाई देता है। जैसे ये तीनों को क्या बोलेंगे? जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार है लेकिन शूद्र के लिए नहीं है। और ये तीनों के लिए क्यों है? तो ये तीनों देख लीजिएगा, ये द्विज बोलते हैं अपने आप को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। कब? ऋग्वैदिक काल में, सॉरी उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने आप को द्विज बोलते हैं। द्विज का मतलब क्या है? तो 2 बार जन्म हुआ। पहला जन्म इनका होता है गर्भ से, और दूसरा जन्म यदि देखें तो जब ये उपनयन संस्कार हुआ तो ये बोलते हैं कि हम दूसरा जन्म ले लिए हैं। और वहां के बाद से अब उपनयन संस्कार में भी अंतर देखने को मिलता है इन तीनों में। तो जैसे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होगा, उसके ब्राह्मण के लड़के का पुत्र का, तो वह 8 वर्ष में होगा। अगर क्षत्रिय का होगा तो 11 वर्ष में होगा, और यदि वैश्य का होगा तो 12 वर्ष में। तो यहाँ उम्र में डिफरेंस आ गया यहाँ पर उपनयन संस्कार में। इसके अलावा देखिएगा तो इनका जो उपनयन संस्कार है बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में उपनयन संस्कार हो रहा है। जो ब्राह्मण उपनयन संस्कार करते समय वस्त्र पहनेंगे वह सूती का बना होना चाहिए, जो क्षत्रिय पहनेंगे वह सन का बना होना चाहिए, और जो वैश्य पहनेंगे वह ऊन का होना चाहिए। इसके अलावा मंत्रों में भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होगा तो वहां पर गायत्री मंत्र गायन होगा, जो क्षत्रिय का होगा तो त्रिष्टुप मंत्र का गायन होगा, और जब देखेंगे कि वैश्य का होगा तो जगती मंत्र का गायन होगा। एक बात ये देखिए, जो जगती मंत्र है इसका ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है। तो पूछे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक ज्यादा उल्लेखित मंत्र वैदिक कालीन कौन सा है? तो वो जगती मंत्र है। इसके अलावा यदि देखें यहाँ पर तो गोत्र प्रथा की प्रारंभ हमको दिखने लगती है, अर्थात एक ही परिवार में जन्मे हुए लोगों का गोत्र बनाया जाता है और आगे चल करके एक ही गोत्र में विवाह को निषेध कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो गोत्र प्रथा है, संयुक्त परिवार यहाँ भी है, पितृसत्तात्मकता यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण है उनमें आर्थिक विभेद, सामाजिक विभेद और धार्मिक विभेद देखने को मिलता है। और किस प्रकार से मिलता है? तो उपनयन संस्कार से, भाषाओं में। तो ये हमने देखा। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति देखें तो जैसा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, वहां पर ब्रह्मदेस्तम जायदेस्तम कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पे दुहिता रह गया, तो दुहिता से भी पुत्री या स्त्री का यहाँ पे इंपॉर्टेंस का पता चलता है। ऋग्वैदिक काल में दुहिता बोलते थे जो
किसान की लड़की या जो गाय को दूहती थी, जो वो और सॉरी स्त्री होती थी, जो अविवाहित स्त्री जो दूहती थी, लड़की दूहती थी, तो उसको दूहता बोलते थे, गाय को दूहने के कारण। यहाँ पर देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति रेदर देन ऋग वैदिक कालीन समाज यहाँ पर आकर के दयनीय हो जाता है, इनमें गिरावट आ जाती है। वो गिरावट किस प्रकार से आती है तो देखिए, दयनीय रहती है। जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के प्रतिबंध में रहती है, उनकी एक सीमा रेखा बना दी जाती है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है। तो इस प्रकार यहाँ से गिरावट देखना, उनका दयनीय स्थिति होना। ऋग्वैदिक से तुलना यदि करें तो उनमें हमको लगातार गिरावट दिखेंगी। अब देखिए गिरावट कहाँ कहाँ से पता चलता है कि है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि स्त्री के बारे में लिखा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में कि दुखों का कारण है। तो दुखों का कारण कहाँ पर बताया गया है स्त्री को, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसके अलावा पुरुष को दुखों का निवारक बताया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैत्रायणी संहिता है, उसमें स्त्री को एक बुराई के रूप से तुलना किया गया, अर्थात जुआ, शराब, इन सब से विष के समान स्त्री को बताया गया है मैत्रायणी संहिता में। तो पूछे कि शराब, जुआ, विष किस में बताया गया है स्त्री को, तो वो मैत्रायणी संहिता। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद है, उसमें देखिएगा तो राजा जनक के दरबार में गार्गी थे और याज्ञवल्क्य थे। जो गार्गी थी एक विदुषी थी, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला थी, कौन, गार्गी। और वहीं पर जो थे याज्ञवल्क्य ऋषि थे, और राजा जनक के दरबार में उन दोनों के बीच संवाद हो रहा था, मतलब एक दूसरे को हराना था। उसमें गार्गी को देखे तो वो भारी पड़ने लगी, और ये जो हमारे याज्ञवल्क्य ऋषि थे तो उनको वो हराने लगी। और जब याज्ञवल्क्य देखे कि हम हारते हैं तो वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि गार्गी चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, सर फोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्त्रियों से जो बात करने का तरीका, ढंग पता चलता है, तो उससे स्थिति आती है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वह दयनीय थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था ऋग्वैदिक काल में कि सभा, समिति, युद्ध, यज्ञ, मंत्र, हवन, सब चीजों में भाग ले रही हैं औरतें, स्त्रियां, और वहां उनके बिना भाग लिए वो अधूरा समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आते आते सभा, समिति, यज्ञ, युद्ध में जो भाग है वो औरतों का भाग समाप्त कर दिया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इनमें भी गिरावट दिखाई दे रहा है। बाल विवाह प्रारंभ हो जा रहा है, यहाँ पर बाल विवाह नहीं है, जो भी स्वेच्छा से स्वयंवर से विवाह हो रहा है, और विवाह का जो उम्र है 18 से 20 वर्ष, यहाँ 12 से 13 वर्ष में शादियां प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा बहुपत्नीवाद देखिए तो प्रारंभ हो जाता है। ये बहुपत्नीवाद में ऋषि विश्वामित्र ने खुद 100 शादियां की थी। इसके अलावा मनु को बताया गया है कि उन्होंने भी 2 शादियां की थी। इसके अलावा जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे जिनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा, उनकी 2 स्त्रियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी और कात्यायनी किनकी स्त्रियां थी, तो याज्ञवल्क्य की। एक जगह इनका महत्व दिखता है, एक जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इनकी स्त्रियों की स्थिति गिरती हुई, मैत्रायणी में भी उनकी स्थिति गिरती हुई, दयनीय स्थिति। छांदोग्य में तो स्पष्ट रूप से गार्गी को डफराया गया था, बहुपत्नीवाद प्रारंभ हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक और जो था ये यहाँ पर भी है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा, सॉरी सती प्रथा यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर आ क्या गया, तो ये जो बहुपत्नीवाद यहाँ भी नहीं था, लेकिन बहुपत्नीवाद उत्तर वैदिक काल में आकर के आ गया। नियोग और अमाजु यहाँ पर भी है। तो इसका जो स्त्रियों का महत्व एक जगह से दिखाई पड़ता है और वह है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें अर्धांगिनी के रूप में स्त्री को बताया गया है, अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अलावा यदि देखें हम तो रहन सहन सेम, हमारा जो ऋग्वैदिक कालीन रहन सहन है वही उत्तर वैदिक कालीन। उसके अलावा खाना पीना देखें तो खाना पीना जो सेम है, यहाँ पर जो शाकाहारी मांसाहारी है सेम। और यहाँ पर देखिए अगर तो नमक, चावल, रोटी और मछली की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर काल आते आते नमक, रोटी, चावल और मछली की जानकारी हो जाती है। तो नमक की जानकारी किनको नहीं थी, ऋग्वैदिक काल को या उत्तर वैदिक काल को, तो ऋग्वैदिक काल को। इसके अलावा मनोरंजन के साधन लगभग ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दोनों में समान थे। वो देख लेते हैं क्या था। तो मनोरंजन का साधन जुआ खेलना था। हालांकि जुआ खेलना ऋग्वेद में इसको एक अपराध के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पर जुआ का जो चर्चा है वहाँ पे मिलता है ऋग्वेद में कि ऋग्वैदिक कालीन जो थे और उत्तर वैदिक कालीन लोग वो जुआ खेलते थे। और जो जुआरी था, जो जुआ खेलते थे, जैसे हमने देखा था कि रिजासु था, एक बहुत बड़ा जुआरी था और अपने पुत्र को जुआ में हार चुका था, तो वो जुआरी को क्या बोलते थे भाई, तो कितब बोलते थे। इसके अलावा इनका जो मनोरंजन था वो नृत्य से था, रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, गायन। ये जो सारे गामा का साक्ष्य मिलता है, ये कहाँ से आया है, तो सामवेद से हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं,
जो वैदिक कालीन समाज था कैसा था, तो पितृ सदात्मक। सिंधु घाटी में क्या था, तो मातृ सदात्मक। यहाँ पर किस प्रकार के परिवार थे, तो संयुक्त परिवार थे। मातृपक्ष पितृपक्ष समान, इसमें अलग। वर्ण व्यवस्था इसमें 3, इसमें 4। स्त्रियों की स्थिति इसमें बेहतर है इसके मुकाबले, और यहाँ पर देखें तो इसके मुकाबले यहाँ पर दयनीय है और गिरावट देखने को मिलती है। रहन सहन में देखिएगा तो आभूषण क्या क्या, रूप मनुष्य के कर्ण शोभन। अर्धिवास क्या था, तो कमर के नीचे पहनने वाला। वासस क्या था, कमर के ऊपर पहनने वाला। अधोवास क्या था, तो कपड़े के ऊपर कपड़ा। उसनीय क्या था, तो पगड़ी। निवि क्या था, तो शरीर के अंदर पहनने वाला, सबसे अंदर। तर्प क्या था, तो यज्ञ अवसर पर पहनते थे। वधुए क्या था, तो विवाह के समय पहनते थे। तो ये सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गोत्र प्रथा प्रारंभ हो गया था। वर्णों में जो आर्थिक विभेद था, जो संस्कार में किस प्रकार से बदलाव दिखाई दिया कि ब्राह्मण के जो थे वो क्या करेंगे, क्षत्रिय कब और वैश्य कब। इसके अलावा यदि हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ऋग वैदिक का जो कालीन समाज था उसका अर्थव्यवस्था किस प्रकार से था, और उसके बाद हम कल्चर वाला पार्ट को देखेंगे जिसमें धर्म, उनके वैदिक देवता क्या थे। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन यापन का स्रोत या उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन सी वस्तुएं का क्रय विनिमय होता है, गाय का जाकर के कहाँ पर कृषि में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें आएंगी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। धन्यवाद।